गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जाइंट क्रोमोसोम या मेगा क्रोमोसोम्स। यानी कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में जिनमें ये महागुणसूत्र या जाइंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर सेल्स में ही होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं, ये नहीं ये सभी में होते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम दो क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? इसको हमने पूरा ही लास्ट में तक आप वीडियो को देखना, लास्ट तक आपको फिर हमने हिंदी में भी कुछ शेयर किया है इसमें। आप हिंदी वाले बच्चों के लिए वो हिंदी में भी पूरा देख सकते हैं। चलिए, सम सेल एट सर्टेन पर्टिकुलर स्टेज कंटेन लार्ज न्यूक्लियाई। कुछ सेल होती है जिनमें बड़े बड़े न्यूक्लियस मिलते हैं और उन न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि जाइंट और लार्ज साइज के क्रोमोसोम होते हैं। द जाइंट क्रोमोसोम आर द पॉलीटीन और लैम्प ब्रुस। जैसा मैंने बताया दो टाइप के होते हैं ये, पॉलीटीन और लैम्प ब्रुस। ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम को देखेंगे। देखिए, फाइंड इन सर्टेन टिश्यू, कहाँ पाए गए थे ये? कुछ सर्टेन टिश्यूज़ के अंदर। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा। कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनके लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं, उनके गट में मिलते हैं, एपिथेलियम जो होती है गट की अंदर की दीवार में। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है कॉकरोच वगैरह के अंदर। सम फैट बॉडीज़ ऑफ सम डिप्टेरा, यानी कि ये इंसेक्ट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? डिप्टेरा से। इसमें क्या क्या आएंगे? ड्रोसोफिला, शियारा, रिंकोशियारा। दीज क्रोमोसोम्स आर वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे लंबे और बहुत मोटे होते हैं। अप टू 200 टाइम देयर साइज ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। देखिए, हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम की जो हम स्टडी करते हैं मेटाफेज में करते हैं, तो मेटाफेज में जो नॉर्मल हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनसे 200 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं ये जाइंट क्रोमोसोम। किसमें? ड्रोसोफिला में। हैंस दे आर नॉन एज जाइंट। इतने बड़े होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं? जाइंट क्रोमोसोम। जिसमें सबसे पहला है लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम। इसके नाम को ही आप देखिए, लैम्प ब्रुस। जैसे लैम्प को साफ़ करने वाली ब्रुस होती है, ठीक उसी तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। आप देखें इस तरह से। ये देखिएगा, हमारे घर में जो लैम्प को हम साफ़ करते हैं, बॉटल को हम साफ़ करते हैं, वो ब्रुस है। उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं? लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम। जिसकी अभी हम डिटेल में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरल हम इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लें। इट वॉज गिवन द नेम बिकॉज इट इज़ सिमिलर इन अपीयरेंस टू द ब्रुस यूज इन क्लीन अप चिमनी इन सेंचुरीज पास्ट। यानी कि सदियों साल पहले जो हम चिमनियों को साफ़ करते हैं जिस बॉटल से, उस बॉटल के आकार के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग। किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया? फ्लेमिंग ने। कब किया? 1882 में। सैलामेंडर, जो एक सैलामेंडर आप जानते होंगे, जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसकी एग सेल में, जिसका जोलॉजिकल नेम है एम्ब्लेस्टोमा मैक्सिकैनम। द नेम लैम्प ब्रुस वाज गिवन बाय रुकर्ट। देखिए, डिस्कवर किसने किया? फ्लेमिंग ने। और नाम किसने दिया? लैम्प ब्रुस, रुकर्ट ने, 1892 में, शार्क की एग सेल में। दीज आर फाउंड इन oocyte न्यूक्लियाई ऑफ वर्टिब्रेट्स। oocyte क्या होती है? जो ओवा होता है उसकी जो फाइनल स्टेजेस होती हैं वो होती हैं oocytes। उनके अंदर ये मिलते हैं, यानी वर्टिब्रेट्स में, शार्क में, एम्फीबियंस में, इनमें, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, एज वेल एज इनवर्टिब्रेट में भी खोजा गया। इसे सैजिटा, शेपिया, आइनेस्टर एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स में भी ये डिस्कवर हुआ। ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स बट मोस्ट एक्सपेरिमेंट इन oocyte। लेकिन ज़्यादातर सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए गए? oocytes में।
तो यहाँ आपको केवल 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि लैंप ब्रुश नाम इनका लैंप साफ़ करने वाली ब्रुश की तरह होने के कारण पड़ा। सबसे पहले फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, नाम रुकर्ट ने दिया, और ये वर्टिब्रेट के oocytes में पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाया था, बिल्कुल लैंप को साफ़ करने वाला ब्रुश की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। अब आप देखें, इस लैंप ब्रुश क्रोमोसोम को अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल में, आप देखें तो एक इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, एक दूसरे पे ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है ये, यानी कि यहाँ से आप देखिएगा ये दो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक को ही मैं अगर ये इस एक को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, इस एक को ही, इस एक को आप देखें, अरे एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ये एक के अंदर 2 क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए आप, तो टोटल एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड है, 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं, ठीक है। तो 4 क्रोमेटिड है जो एक दूसरे पे क्या हो रखे हैं, ट्विस्टेड हो रखे हैं। लेकिन मैं एक को आपको दिखाऊं तो आप ये देखिएगा, एक जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं, और जगह जगह पर यहाँ पर आपको देखिएगा फूले हुए हिस्से भी दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोमियर्स। ये हैं क्रोमोमियर्स, और साइड में ये फूले हुए हिस्से कहला रहे हैं लूप। ये आप देख सकते हैं लूप, ठीक है। तो पहली बात तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 क्रोमोसोम है, एक ये रहा और एक ये रहा, जो एक दूसरे पे लिपटे हुए हैं। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब अगर आप एक को देखेंगे तो एक के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोमियर दिखाई दे रहे हैं, और ये लूप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ तो आप देखो, ये 2 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, 1 और 2। अब मैंने एक का कुछ हिस्सा आपको निकाल के दिखाया है। ये अभी तो आपको एक ही एक्सिस दिख रहा है, लेकिन इसको और बड़ा करेंगे तो आप देखिएगा ये भी 2 क्रोमेटिड इसमें होंगे। आप देखें नीचे में, ये देखिए, ये 2 क्रोमेटिड हैं। इन 2 क्रोमेटिड में एक है एक्सिस, इस एक्सिस में आप देखें क्रोमोमियर हैं और ये 2 लूप निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे लूप निकले हुए हैं। तो ये सारा क्लियर हुआ आपको कि क्रोमोमियर तो ये हैं जो थोड़ी सी फूली हुई स्ट्रक्चर है, और ये लूप जो निकले हुए हैं ये क्या है, ये एक लूप ही है, मतलब क्रोमोमियर अलग हैं और लूप अलग है। तो एक्सिस में आप देख रहे हैं स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम शोइंग सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक ही क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स क्या कहलाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और क्रोमोमियर फॉर्म्ड फ्रॉम द हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन। आप देख सकते हैं यहाँ क्रोमेटिन है जो थोड़ा सा कंडेंस हो गया, फोल्ड हो गया, ये क्रोमोमियर बना रहे हैं, और ये फूले हुए हैं। इज़ इट क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये हिस्सा बड़ा करके दिखाया तो कितने सारे लूप आपको दिखाई दे रहा है, क्रोमोमियर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इसका भी एक लूप आपको दिखाया, तो ये क्रोमोमियर्स हैं और ये क्या हैं, क्रोमेटिन लूप्स हैं। इज़ इट क्लियर। चलिए अब देखिए आगे। ये देखिए, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम्स आर बिलीव टू गॉन द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग oocytes। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैंप ब्रुश क्रोमोसोम करते क्या हैं, क्या करते हैं, बिलीव टू गॉन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग oocyte। जो oocyte बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके अंदर योक भर जाता है, योक होता है ना जो अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, उसके सिंथेसिस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ये। इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये बताया जाता है कि दे आर एक्टिवली इन्वॉल्विंग सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं, एक्टिवली प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और ड्यूटोप्लाज्मिक रिजर्व, ड्यूटोप्लाज्मिक मतलब योक रिजर्व बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप 3 काम लिख दें इसमें, क्या करते हैं कि oocytes के अंदर एक्टिवली
इन्वॉल्व होकर के क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और यौग बनाते हैं। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स also show the possible way of the gene amplification which required during the growth phase of oocyte. oocyte की डिफरेंट क्या होता है कि जो फेजेस होती है oocytes की, उनके अंदर क्या होता है, ये दिखाई देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि लेटरल लूप्स में क्या होता है, मेन एक्सिस में क्या होता है। तो आप एक बार देखें, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, पहले आप इसका आप पूछ सकते हैं कि भाई ये एक्सिस किसके बने हैं। ये एक्सिस जो है ये तो प्रोटीन के और डीएनए के बने हैं, ठीक है, प्रोटीन और डीएनए के बने हैं। और जो साइड में ये लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लूप में जो मैट्रिक्स है वो आरएनए की होती है और इसके चारों तरफ क्या होता है, नहीं, ये प्रोटीन का लूप है और इसके चारों तरफ है आरएनए मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? और एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, lateral loop contain fully extended DNA duplex. They are believed to be formed by the uncoiling of the sister chromatid. जो लूप बने हैं वो क्या बने हैं कि जो क्रोमेटिड है उसके ही अनकॉइलिंग से बने हैं। लेटरल लूप कंटेन बंडल ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक फाइब्रिल्स। लेटरल लूप में बहुत सारे फाइब्रिलर स्ट्रक्चर और होती है, माइक्रोफाइब्रिलर स्ट्रक्चर। बोथ द सेंट्रल एक्सिस एंड द लूप आर फॉर्म्ड बाय द डीऑक्सीराइबोन यानी डीएनए प्रोटीन के बने हैं। द लूप एक्सिस में बी कोटेड विद मैट्रिक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लूप के ऊपर जो कवरिंग होगी वो आरएनए और प्रोटीन की कवरिंग होगी। द लेटरल लूप आर एक्टिव साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। जो लेटरल लूप हैं उनका काम है आरएनए बनाना यानी ट्रांसक्रिप्शन करना। ईच लूप में कंटेन्स वन और मोर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हर लूप में बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकती है। इज़ इट क्लियर? अब आप देखें, मैंने पूरा हिंदी में भी एक बुक से इसको निकाला है। सारी बातें वही हैं। लैम्ब्रुस गुणसूत्र हैं जो विशेष प्रकार के महागुणसूत्र हैं, उन वर्टिब्रेट की अंड कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है जिनमें पीतक बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिनमें यौग भरा होता है। उदाहरण के लिए मछलियों में, मेंढकों में। इन्हें नग्न आँखों से देखे जाने वाले गुणसूत्र की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने खोज की थी और रुकर्ट ने इनका नाम दिया था। ड्यूरिस के अनुसार प्लास्टिक की नली, ये वही है, इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो चिमनी को साफ़ करते हैं हम, उसमें जो बॉटल ब्रुश यूज करते हैं उसके आकार के होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? लैम्प ब्रुश गुणसूत्र। ठीक है, लैंप को साफ़ करने वाली ब्रुश के समान होने के कारण। लैम्प ब्रुश गुणसूत्र में एक मुख्य मेन एक्सिस था और उस पर लेटरल लूप्स निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेन एक्सिस है और ये लेटरल लूप निकले हुए हैं। मेन एक्सिस में क्या है? ये क्रोमोमियर आपको दिख रहे हैं जहाँ पर फोल्डिंग मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये लूप है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स है जो आरएनए और प्रोटीन की कवर चढ़ा हुआ है और इनमें भी माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, दो बाइवेलेंट ये 4 क्रोमेटिड होते हैं। इस क्रोमेटिड के क्रोमोनीमा पतले लूप बनाते हैं। लूप की अक्ष है जो मुख्य अक्ष के समान निरंतरता होती है, यानी कि जो ये मेन एक्सिस है ये किसकी बनी हुई है? डीएनए और प्रोटीन की। सेम ये डीएनए और प्रोटीन का बना होगा मुख्य एक्सिस, लेकिन लूप के चारों तरफ, इस एक्सिस के चारों तरफ क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का कोटिंग भी होगा जो माइक्रोफाइब्रिल की फॉर्म में इस पर अरेंज होंगे। इस क्रोमेटिड के क्रोमोनीमा पतले लूप बनाते हैं। मुख्य अक्ष के साथ निरंतरता होती है। 3 से 50 एंगस्ट्रॉन व्यास मुख्य अक्ष आरएनए प्रोटीन से बनी हुई मैट्रिक्स से ढकी रहती है। लूप के आधार पर गहरे अभिरंजित क्रोमोमियर एकत्रित होते हैं। ये देखिएगा, ये डार्क स्टेन्ड जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इन्हें हम कह रहे हैं क्रोमेटिड्स। मैट्रिक्स से ढकी रहती है, होते हैं गहरे क्रोमोमियर एकत्रित होते हैं जो गुणसूत्र के अक्ष पर कुंडलित दिखाई देते हैं। प्रोटीन तथा यौग का संश्लेषण लूप के निकट ही होता है और जितना भी जो oocytes के अंदर यौग बन रहा होगा वो इनके पास वाले क्षेत्र से ही होगा। इन पदार्थों के मुक्त हो जाने पर कोलैप्स होकर छोटे हो जाते हैं। जैसे ही जो प्रोडक्ट इनको बनाना है बना लेते हैं तो ये कोलैप्स होकर छोटे हो जाएंगे। लूप क्रोमोमियर से बनते हैं तथा क्रोमोमियर के 1 से 9 तक लूप बनते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में इनकी लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी सब फेज होती है डिप्लोटीन, उसमें इनकी लंबाई सबसे बड़ी दिखाई देती है और हेयर की तरह ये होते हैं। वही देखो हमने कहा कि यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोज़ोम है, एक क्रोमोज़ोम है, इसमें 2 क्रोमेटिड हैं और लूप है, एक इसमें है, और जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम कहते हैं कियाज़मेटा। क्या कहते हैं? कियाज़मेटा। ये है कियाज़मेटा। अर्धसूत्री विभाजन के मेटाफेज आने तक इनकी संख्या घट जाती है। भाई डिप्लोटीन तो प्रोफेज की ही फेज़ है, सब फेज़ है, फिर मेटाफेज आएगा तो इन लूपों की संख्या कम होती चली जाएंगी और ये तेज़ी से आरएनए बना के डिसअपियर होते चले जाएंगे। लूप की संख्या और परिमाप में कमी इनके विघटन के कारण होती रहती है। इस तरह oocyte के विभिन्न अवस्थाओं में उपयोग के लिए ये काम आते हैं लूप। और क्या करते हैं ये? एक तो यॉक बनाते हैं, दूसरा अंडे के अंदर आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करने में लैम्ब्रुस गुणसूत्र सहायक होते हैं। तो आज के लिए लैम्ब्रुस गुणसूत्र ही काफ़ी है। कल हम बात करेंगे पॉलीटीन गुणसूत्र की। धन्यवाद।